चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे अपने जो हाफ लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपके पास में आई थिंक 10 है। तो 10 को हमने जो है दो पार्ट्स में बांट दिया। 10A जिसमें हमने ये कंसेप्ट को पढ़ लिया पूरे का पूरा, और आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। अब मैं लेक्चर नंबर 10 को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि ये दोनों लेक्चर जो इससे पहले का और ये दोनों एक ही लेक्चर है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये आपके पास में लेक्चर नंबर 10 का सेकंड पार्ट 10B जो है वो आपके पास में रहेगा। आ जाइए, अब आपने जो ये 3 पॉइंट्स जो है वो अगर पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है ना, तो आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 12 में अब कुछ नहीं बचता, ख़त्म हो गया आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 12। आइए एक बार देख भी लेते हैं आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या कहा गया है। देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ऑन 1 अप्रैल 2001 कहते हैं कि सन लिमिटेड करके कोई कंपनी है जो परचेज करते हैं सम लैंड फॉर 10 मिलियन रुपीज़। ठीक है, तो ₹10 मिलियन यहाँ पे अमाउंट दिया है और कहा गया है कि इन्होंने परचेज़ किया है 10 मिलियन में एक लैंड को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में लिखा है कि इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ 1 मिलियन रुपीज़। ठीक है, 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख रुपीज़ आपके पास में। तो जो लैंड परचेस किया है और जो अमाउंट है 10 मिलियन, कहते हैं कि इसी में, इस अमाउंट में आपके पास में 1 मिलियन एडेड है। किस चीज़ का? कहते हैं लीगल जो भी कॉस्ट लगती है। ओबियसली लैंड परचेस करना है, आप हाउस परचेस करते हैं, कोई भी जो आपके पास में परचेस होती है आपके पास में, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे खर्चे होते हैं लीगली। तो वो सारे खर्चे क्या अलाउएबल है? आंसर इज यस। हमने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था कि अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो और उससे रिलेटेड कोई खर्चे हो रहे हैं, और वो खर्चे जो है वो इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट थे, उसके बिना वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आप ना ही परचेज कर सकते, ना ही कंस्ट्रक्ट करवा सकते, इस तरीके के खर्चे हैं, तो वो ऑलवेज आपके पास में क्या होंगे सर? अलाउएबल होंगे, कैपिटलाइज होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे लीगल कॉस्ट आपके पास में 1 मिलियन है, तो क्या बिना लीगल कॉस्ट पे किए आप कोई भी चीज़ आपके पास में लैंड परचेस कर सकते हो? आंसर इज़ नो। ओबियसली आपको लीगल कॉस्ट वगैरह तो पे करनी ही पड़ती है। ठीक है, ये इनकम टैक्स आप जो है पढ़ते हैं, तो जहाँ पे आपको पता ही है कि स्टैम्प ड्यूटी, वैल्यू और सारे बहुत सारे खर्चेज आपके पास में होते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे आपको बियर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि लैंड की वैसे तो वैल्यू 9 मिलियन होगी, बट कहते हैं कि लीगल कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन का हो गया, जिसकी वजह से आपके पास में टोटल जो लैंड की वैल्यू है वो कितनी हो गई सर? 10 मिलियन हो गई। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो हम लैंड की वैल्यू क्या मानेंगे, 10 मिलियन या फिर 9 मिलियन? तो आंसर इज़ 10 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन जो लीगल कॉस्ट है वो अलाउएबल कॉस्ट है। ठीक है, वो ऑब्वियसली कैपिटलाइज होना ही था, तो क्वेश्चन ने खुद ही कैपिटलाइज करके ही दे रखा है, कहता है कि इंक्लूडिंग है, तब तो हमें कुछ करना रहता नहीं है। हाँ, अगर ऐसा बोला होता कि आपके पास में एक्सक्लूडिंग 1 मिलियन है, तो हमें 1 मिलियन अलग से ऐड करना पड़ता, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 1 मिलियन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि लैंड परचेस करिए। लैंड परचेस क्यों करिए? कहते हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फैक्ट्री। ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो आपके पास में एक लैंड आपने परचेस करी जिस पे आप फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बिजनेस कोई वगैरह स्टार्ट करना होगा आपको। ठीक है ना, तो इसकी वजह से आपने जो है क्या करा सर? लैंड को परचेस कर लिया। ठीक है, कहते हैं कंस्ट्रक्शन जो वर्क है हमारे फैक्ट्री का, वो कमेंस कब हुआ? कहते हैं कमेंस ऑन 1 मई 2001। ठीक है, तो 1 मई 2001 को हमारे जो ये फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो गया। सन लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट। तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे है वो आपको नीचे दे रखे। ठीक है, तो नीचे आपको फैक्ट्री से रिलेटेड, जो फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करना है उससे रिलेटेड खर्चे दे रखे। अब देखिए, खर्चे दे रखे, कौन सा ऐड होगा या फिर नहीं, वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 जो लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 में ही हम पढ़े थे कि जब अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को परचेज कर लेते हैं या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं या फिर कंस्ट्रक्ट करवा लेते हैं, तो उस टाइम पे कौन कौन से खर्चे अलाउएबल है, तो मैंने आपको पूरा लिस्ट लिखवा रखा है। तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो जो हम ऑलरेडी करके आ रहे हैं। बस इलस्ट्रेशन नंबर 12 में क्या किया कि डिफरेंट पॉइंट्स का एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे आपके पास में जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं।
तो ये सबसे पहला टॉपिक आपके पास में कवर होता है जो हम लेक्चर नंबर 1 या फिर 2 में पढ़े थे कि अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस टाइम पे कौन कौन से खर्चे को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, मतलब कि कौन कौन से खर्चे जो है वो अलाउएबल एक्सपेंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके का रिवीजन ही है। कहते हैं कि प्रिपरेशन एंड लेवलिंग करना पड़ा लैंड को जिसका खर्चा आया 3 लाख रुपीज़। तो बताइए क्या ये अलाउएबल एक्सपेंस है? आंसर इज़ यस, अलाउएबल है। क्यों? क्योंकि आपके पास में फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब लैंड जो है वो पूरी तरीके से लेवलिंग में है नहीं, अब उसके बिना तो आप फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो प्रॉपरली लेवलिंग करना तो ये तो आपके पास में एक तरीके से मैंडेटरी हो गया क्योंकि उसके बिना तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं हो पाता। तो क्या ये अलाउएबल खर्चा है? आंसर इज़ यस, ये अलाउएबल खर्चा है। तो हमने कह दिया कि हाँ ये अलाउएबल खर्चा है, ये हम ऐड करेंगे फैक्ट्री की कॉस्ट में। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि परचेज़ किया है मटेरियल, किस चीज़ का? कहते हैं कि फॉर कंस्ट्रक्शन जो हमने किया स्टार्ट, तो उसके लिए ओबियसली मटेरियल परचेज़ करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली कुछ कंस्ट्रक्ट तो हो नहीं जाता, मटेरियल सारा परचेज़ करना पड़ता है, उसके बाद ही तो हम उसका यूज़ करके पूरे का पूरा फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली अलाउएबल एक्सपेंस है। कहता है कि ये मिलियंस में दे रखा है, तो कुछ चीज़ें रुपीज़ में है, कुछ चीज़ें मिलियंस में है। तो आप चाहे तो मिलियन को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर रुपीज़ को आप जो है मिलियंस में, मतलब कि आप इन लैक्स को, ठीक है, तो मिलियन को इन लैक्स कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लैक्स को मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। आप सॉल्यूशन जब हमारे साथ करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो कहते हैं परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के लिए है तो अलाउएबल है। तो आपके पास में ये जो ₹6 मिलियन आपके पास में समथिंग 6.08 मिलियन, तो क्या अलाउएबल एक्सपेंस है? आंसर इज यस, अलाउएबल है आपके पास में। इसके बाद कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है, और किस चीज़ का? कहते हैं ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्कर। तो जो वर्कर्स है, ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन, मतलब कि आपके पास में जो वर्कर हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, मतलब कि आपके पास में जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उसके लिए जो भी वर्कर्स है तो उनको जो हम खर्चे आपके पास में जो आपके पास में वेजेस वगैरह पे करते हैं वो सारे खर्चे, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। तो ये जो खर्चा है वो आपको दे रखा है 2 लाख पर मंथ। तो ऑब्वियसली ये ऐड करना पड़ेगा, आंसर इज यस करना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करेंगे, मतलब कि आपके पास में वर्कर, तो वर्कर जो है काम करेंगे तभी तो फैक्ट्री का आपके पास में कंस्ट्रक्शन हो पाएगा। तो ऑब्वियसली ये भी आपके पास में एक मैंडेटरी एक्सपेंस है टू कंस्ट्रक्ट द फैक्ट्री। इसके बाद ओवरहेड कॉस्ट आपको दे रखी है। अब ओवरहेड से रिलेटेड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। कहते हैं कि ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 2 तरीके की, एक डायरेक्टली होती है, एक अलोकेटेड होती है। तो देखिए डायरेक्टली है, ऑब्वियसली ऐड करेंगे, अलोकेटेड है तो नेवर, आपके पास में कभी जो है वो ऐड नहीं होगा। तो ओवरहेड जो है आपको दे रखा है, तो पहले कंफर्म करिए क्या वो डायरेक्टली आपके पास में इनकर्ड है या फिर अलोकेटेड कॉस्ट है। अलोकेटेड है तो ऐड मत करिए, डायरेक्टली है तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट आपको दे रखा है लेकिन इनकर्ड डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आपके पास में फैक्ट्री। तो क्या ये अलाउएबल है? आंसर इज यस। आपको दे रखा है कि ₹1 लाख पर मंथ है। अब पर मंथ का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे 2 लाख पर मंथ है, यहाँ पे 1 लाख पर मंथ है। तो पर मंथ मतलब जितना पीरियड कंस्ट्रक्शन चला है। अब देखिए हमें ये तो पता है कि कंस्ट्रक्शन कब से स्टार्ट हुआ है, कहता है कि 1 मई 2001 से, ठीक है, लेकिन कब ख़त्म हुआ वो अभी तक नहीं पता। जैसे ही वो पता चल जाएगा ये पीरियड का हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि कितना मंथ होता है 1 मई से। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया दिसंबर, तो 1 मई से दिसंबर तक के जितने भी मंथ होते हैं वो मंथ का कैलकुलेशन करेंगे और मल्टीप्लाई ये कर देंगे, ये जो भी पर मंथ एक्सपेंस है, तो आपको टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। ठीक है, कि फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट कितना है, तो 2 लाख इंटू जो भी मंथ है वो कर देंगे, काम खत्म। लेकिन ध्यान रहे कंस्ट्रक्शन पीरियड का मंथ लेना है, पूरे साल का इंटू 12 मत कर देना। जितना पीरियड कंस्ट्रक्शन चला है उतने पीरियड का ही आपके पास में ये खर्चा अलाउएबल है। ठीक है, बाकी का रिमेनिंग कोई खर्चा आपके पास में अलाउएबल नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या डायरेक्टली अलाउएबल है? आंसर इज यस, ये अलाउएबल है। इसके बाद कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, वो लेकिन अलोकेटेड है। इम्पोर्टेंट, अलोकेटेड है, तो अलोकेटेड है तो वो कभी भी ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये खर्चा अलाउएबल है? आंसर इज नो, कभी भी अलाउएबल नहीं होगा।
इसके बाद कहता है कि इनकम रिसीव हुई है फॉर द टेम्पररी यूज़ ऑफ द आपके पास में फैक्ट्री प्रीमाइसिस एज अ कार पार्क। ठीक है, कार पार्किंग में आपने जो है एक एक्स्ट्रा तरीके से आपने जो है इनकम कमा ली है कार पार्किंग में। ठीक है, तो क्या ये खर्चा अलोएबल? आंसर इज़ नो। टेम्पररी यूज़ आपने करके, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा इनकम कमा रखी है तो वो भी इनकम आपके पास में अलोएबल नहीं है। ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन करे थे ये उसी पॉइंट्स को यहाँ पे उठा के एक बड़ा क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये जो पॉइंट्स है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास में दोनों खर्चे अलोएबल नहीं है। एक तो आपके पास में अलोकेटेड, दूसरा टेम्पररी यूज़ जो है जिससे आपने इनकम कमाई है वो भी आपके पास में अलोएबल नहीं है। वरना इनकम को हम क्या कर देते थे, खर्चे को कम करने के लिए इनकम ऐड कर देते थे। ठीक है, खर्चे में से बेसिकली माइनस कर देते थे तो खर्चा कम हो जाता, लेकिन ये इनकम अलोएबल ही नहीं है तो इसे कंसिडर करना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ रीअलोकेटेड। ठीक है, रीअलोकेटेड आपके पास में एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं उसको रीअलोकेटिंग करते हैं हम। ठीक है, फैक्ट्री को प्रॉपर्टी वर्क कर पाए इसलिए। तो जो एम्प्लॉयज़ को हमने रीअलोकेशन किया है वो रीअलोकेशन कॉस्ट अलोएबल है। आंसर इज़ नो। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अलोकेशन कॉस्ट अलोएबल है। एम्प्लॉयमेंट जो कॉस्ट आप पहली बार आप जो है एम्प्लॉय को लेके आते हैं और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर आपको लगता है कि ये एम्प्लॉय वहाँ पे होना चाहिए, इसका अलोकेशन वहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि आप एम्प्लॉय को सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके बाद उसे रीअलोकेट कर रहे हैं। तो क्या वो रीअलोकेट का खर्चा अलोएबल है? आंसर इज़ नो। वो रीअलोकेशन खर्चा कभी भी अलोएबल नहीं होता है। तो जो अमाउंट दिया है वो अलोएबल नहीं है। ठीक है, वो पीएनएल में चला जाएगा। जो जो अलोएबल नहीं है वो सारे के सारे पीएनएल में जाते हैं। ये तो आपके पास में क्लियर है। जो अलोएबल है वो कैपिटलाइज होते हैं, जो अलोएबल नहीं है वो पीएनएल में जाते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है ओपनिंग सेरेमनी का खर्चा क्या अलोएबल है? कभी भी नहीं। वो सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है और इस पर हम क्वेश्चन करवा चुके हैं। ये वही पॉइंट है जो हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे, बस यहाँ पे वो रिपीटेड वर्जन में आपके पास में रिवाइज करवाने के लिए डाल रखे हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी का खर्चा अलोएबल नहीं है आपके पास में। ठीक है ना। तो एक बार हम नोट्स में भी देख लेते हैं कि आपके पास में वो पॉइंट्स जो है मैंने लिखवा दिए, नहीं लिखवाए तो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये बात कर रहे थे हम यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था परचेज से रिलेटेड, ये आपके पास में ये वाला पॉइंट कि जब परचेज़ करते हैं, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं तो काफ़ी सारे तरीके से आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ सकता है। परचेज़ हो सकता है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट हो सकता है, एक्सचेंज करके ले आ सकते हैं, डिफर कंसिडरेशन होता है। डिफर कंसिडरेशन पे आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, वो करवाऊंगा मैं। ठीक है, और इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट है तो वो तो आपके पास में सेपरेट इंडेस में आपके पास में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद परचेज से रिलेटेड सारी डिस्कशन हो चुकी थी। ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है आपके पास में वो अवेलेबल है, और बोरोइंग कॉस्ट का मैंने कहा था कि इंडेस 23 में, लेकिन इससे रिलेटेड एक जो 2-3 पॉइंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस आपके पास में करवा दूंगा। डिटेल जो है वो इंडेस 23 में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो जो पॉइंट्स है वो तो सारे कवर होंगे ही होंगे, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यहाँ पे वो कार पार्किंग का देख लेता हूँ, टेम्पररी यूज़ वाला मैंने क्वेश्चन करवा रखा है या फिर नहीं करवाया आपके पास में। चलिए, वो हो करवाया हो या फिर ना, मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज़ करवा देता हूँ, और नहीं करवाया तो एक बार समझ लीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि कोई आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज़ करके लेके आए, ठीक है, या फिर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, जो भी आपके पास में। मैंने कहा चलिए आपने एक सेल्फ कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने फैक्ट्री आपको जो है बनवानी थी, कुछ इस तरीके का आपके पास में प्लान था। ये आपके पास में फैक्ट्री प्लान है, किस तरीके की आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके पास में फैक्ट्री का पूरा डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आपके पास में फैक्ट्री का डिज़ाइन है। ये आपके पास में पूरे का पूरा फैक्ट्री का डिज़ाइन। ठीक है, अब फैक्ट्री का डिज़ाइन तो हो गया। अब फैक्ट्री बनवाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? लैंड परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, लैंड परचेज़ करनी पड़ेगी। आप लैंड परचेज़ करने के लिए आपने क्या किया? आपने एक लैंड को परचेज़ कर लिया।
ठीक है, आपने काफ़ी सारी जगह वो ढूंढा कि कहाँ पे आप जो है इस फैक्ट्री को प्लान जो है वो आपके पास में पास कर सकते हैं। तो आपने एक बढ़िया सी लैंड को जो है देख लिया और उसे परचेज़ कर लिया। ये आपके पास में लैंड है, लो जी, ठीक है, ये आपके पास में लैंड हो गया। लैंड लैंड परचेस करने का खर्चा हुआ, फॉर एग्जांपल परचेस करने का खर्चा 10 लाख रुपीज़, 10 लैक्स, ठीक है। और कहते हैं कि सर लैंड परचेस करी है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड लीगल कॉस्ट भी लगी होगी। तो कहते हैं कि लीगल कॉस्ट भी हमें पे करना पड़ा। लीगल कॉस्ट वो है आपके पास में 2 लाख रुपीज़, ठीक है। लीगल कॉस्ट आपके पास में 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है, हमने कहा। अब हमने जैसे ही लैंड को परचेज़ किया, हमने फैक्ट्री को जो है कंस्ट्रक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे खर्चे और लग गए। कहते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके पास में, जैसे कि आपने मटेरियल परचेज़ किया, ठीक है, तो मटेरियल परचेज़ करने के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ, 3 लैक्स। लैंड जो है वो प्रॉपरली लेवलिंग नहीं थी, ठीक है। एक एक जगह एकदम बड़ा सा एकदम गड्ढा था, एक जगह एकदम सही था, तो पूरे का पूरा लेवल करवाना पड़ा। तो लेवलिंग का खर्चा हो गया आपके पास में, लेवलिंग कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऐसे ही तो होगा नहीं, एम्प्लॉयज़ बुलाने पड़े। वर्कर बेसिकली एम्प्लॉयज़ नहीं, वर्कर प्रॉपर वर्ड, आपके पास में वर्कर्स को बुलाना पड़ा कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। तो वर्कर की कॉस्ट आ गई, ठीक है। वर्कर कॉस्ट फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपीज़। अब ऐसा है कि इन्होंने पूरे का पूरा यहाँ पे जो बाहर का एकदम पूरे का पूरा ये डिज़ाइन है फैक्ट्री का वो बनवा दिया, ठीक है। तो ये जो लैंड का जो हमने डिज़ाइन तैयार करा था, जो हमने ये डिज़ाइन कराया था पूरे लैंड पे, ये जो हमें फैक्ट्री बनवानी थी, वो पूरे का पूरा डिज़ाइन का जो बाहरी हिस्सा है वो पूरे का पूरा बनवा दिया गया, ठीक है। ये पूरे का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंड का बाहरी हिस्सा बना दिया गया। अब आपको पता है कि आगे काम करने के लिए फैक्ट्री का ये जो बाहरी हिस्सा बनाया गया है उसे थोड़ा सा सूखने के लिए समय दिया जाता है, 2 महीने 1 महीने, जो भी आपके पास में जैसा भी वो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। पानी पिलाते रहना पड़ता है और उसके बाद ही हम दूसरा आगे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सबको पता ही होता है क्योंकि अपने आसपास घर वगैरह बनते रहते हैं, तो आपको पता ही रहता है। तो कहते हैं कि ये बाहरी हिस्सा बनवाया और उसके बाद क्या हुआ कि हमें जो है 1 महीना वेट करना पड़ा आगे के कंस्ट्रक्शन शुरू हो इसके लिए, क्योंकि पूरा सूखने देना पड़ता है। तो हमने सोचा कि ये वर्किंग जो है पूरे का पूरा फैक्ट्री का वो तो अभी रुक गया है 1 महीने के लिए, 1 मंथ। तो हमने देखा कि यहाँ पे लैंड का जो ये थोड़ा सा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। लैंड का जो ये वाला हिस्सा है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन तो चल नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे, कोई किसी भी तरीके का आवाज़ नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, ये बड़ा सा हिस्सा है तो हमने ये हिस्सा रेंट पे दे दिया 1 महीने के लिए, रेंट पे दे दिया। किसको रेंट पे दे दिया, कहते हैं कि वो जो ट्रैवलिंग एजेंसी होती है, बस ट्रैवलिंग, ठीक है, उनको दे दिया कि आप जो है अपनी बसेस को यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बदले आपको रेंट हमें पे करना पड़ेगा। तो 1 महीने के लिए हमें जो है, 1 महीने वैसे भी कंस्ट्रक्शन चलना नहीं था, तो हमने पूरे का पूरा ये लैंड का जो हिस्सा है वो एज अ रेंट पे हमने दे दिया और उससे रेंटल इनकम कमा ली, रेंटल इनकम, ठीक है, रेंटल इनकम। फॉर एग्जांपल हमने कमा लिया 1 लाख, ठीक है। लेकिन ये रेंटल इनकम जो है वो टेम्पररी है, क्योंकि 1 महीने बाद तो वापस से कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास में ये जो है रेंट वगैरह पे हम वापस दे नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर एक तरीके से पूरे का पूरा स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि रेंटल इनकम कौन सी इनकम कही जाती है, कि टेम्पररी रेंटल इनकम है, टेम्पररी, कुछ वक्त की इनकम,
ठीक है, जहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है तब तक की हमने रेंटल इनकम कमा ली है। क्लियर है। आपसे पूछा गया कि सर बताइए कि कॉस्ट कितनी हुई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी हुई। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दो चीज़ आपने परचेज करी है। ठीक है, लैंड आपके पास में कितने की है, लैंड भी एक तरीके से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ऑब्वियसली यस। कहते हैं कि लैंड आपने परचेज करी है 10 लाख रुपीज़ की, 10 लाख। कहते हैं लैंड परचेज करने के लिए क्या कोई लीगल खर्चा अवेलेबल है, आंसर इज यस। और अगर आपने किया है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 10 लाख रुपीज़ में लैंड परचेज करी, 2 लाख एक्स्ट्रा में लीगल कॉस्ट पे करना पड़ा। तो क्या लीगल कॉस्ट अवेलेबल है, आंसर इज यस। कहते हैं लीगल कॉस्ट 2 लाख रुपीज़ है, 2 लैक्स। तो ये सारे के सारे खर्चे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि बिल्डिंग से रिलेटेड आपके पास में, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ कि बिल्डिंग से रिलेटेड क्या क्या खर्चे हैं आपके पास में। तो कहते हैं मटेरियल का खर्चा हो गया आपके पास में कितना, 3 लाख। कहते हैं लेवलिंग करवाना पड़ा लैंड को लेवलिंग करना पड़ा कि लैंड का खर्चा नहीं है, ये बिल्डिंग का ही खर्चा है। लैंड को जो लेवलिंग करवाना पड़ा वो किस लिए, क्योंकि हमें जो है ये बिल्डिंग, ये जो फैक्ट्री बनवानी है, तो ये लेवलिंग का खर्चा बिल्डिंग के खर्चे में ऐड होगा, 1 लाख यहाँ पे, 1 लाख। इसके बाद कहता है कि वर्कर हमें रखने पड़े, तो क्या अलाउएबल खर्चा है, आंसर इज उसके बिना फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती। तो कहते हैं वो 3 लाख आपके पास में। ठीक है, और जैसे ही ये सारे खर्चे हो गए तो हमने इसका टोटल लगा दिया। ठीक है, टोटल हमने इसका लगा दिया। तो कहते हैं कि 12 और आपके पास में 15 और ये 16 और 16 एंड आपके पास में 3, आपके पास में 19 लाख, 19 लैक्स। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये खर्चा देखा, ये हमने कह दिया कि आपके पास में टोटल कॉस्ट है। उतने में ही हमारा ध्यान हुआ कि हमने एक इनकम भी, टेम्पररी इनकम जो कि कमा रखी है, तो उससे हम हमारा कॉस्ट जो है, ये जो बिल्डिंग एंड आपके पास में लैंड एंड बिल्डिंग का ये जो खर्चा है 19 लाख, उसे हम कम कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 19 लाख का खर्चा हुआ है तो सामने 1 लाख रुपए का फ़ायदा भी तो हुआ है, इनकम भी तो हुआ है। तो मैं क्या कर रहा था, 19 लाख में से ये जो रेंटल इनकम है, जो टेम्पररी रेंटल इनकम है, वो माइनस करने जा रहा था, क्योंकि एक तरीके की इनकम है तो हमारा खर्चा थोड़ा सा कम हो जाता। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई ये जो रेंटल इनकम हुई है हमें, वो 1 लाख रुपीज़, वो मैं खर्चे को कम करने के लिए खर्चे में से माइनस कर रहा था कि भाई हमारा रियल खर्चा तो 18 लाख है, 18 लाख, ये मैं करने जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि इंडिया 16 यहाँ पे आ गया आपके पास में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंडिया 16, और इंडिया 16 ने कहा कि चाहे परचेज वगैरह का केस है, कंस्ट्रक्शन का केस है, एक्सचेंज का केस है, चाहे कोई भी केस है, कहते हैं कि किसी टेम्पररी यूज़ के लिए अगर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को दिया है, उसमें से कोई इनकम कमाई है, तो आप अपने पीएनएल में दिखाइए, वहाँ पे आपकी इनकम दिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए ये इनकम नहीं दिखाई जाएगी, ये इनकम डायरेक्टली कहाँ जाएगी सर, पीएनएल में। मतलब कि यहाँ पे आपको जो है ये इनकम माइनस करने के लिए अलाउएबल नहीं करा गया, टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी। और वो वहाँ से आप अगर कोई इनकम कमाते हैं तो वो आप पीएनएल में लेके जाएंगे, वहाँ पे इनकम शो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए ये इनकम आप यूज़ नहीं करेंगे, ये इनकम आप लेस नहीं करेंगे। तो आपके पास में कहा जाए कि ये लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है, 18 लाख या फिर 19 लाख, तो आंसर इज़ एज पर इंडिया 16, 19 लाख ये कॉस्ट है उनकी, 19 लाख कॉस्ट है। ठीक है, तो कहीं लिखना है तो भी लिख सकते हैं कि टेम्पररी यूज़ जो है ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और वहाँ से जो इनकम हुई है वो आपके पास में अलाउएबल नहीं है। क्लियर है। तो ये पॉइंट जो है, हो सकता है कि मैंने पहले आपको बता दिया हो सकता है नहीं बताया हो, मैंने आपको यहाँ पे आपके पास में क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो यही पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए उस क्वेश्चन पे वापस से। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में वही मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा कि सर आपके पास में एक लैंड परचेज़ करिए 10 मिलियन रुपीज़। ठीक है, इन लैक्स में नहीं है, मिलियंस में। तो आप चाहे तो लैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। ठीक है, तो वो देख लेंगे हमारे पास में। तो कहते हैं 10 मिलियन है आपके पास में, लेकिन इसके अंदर लीगल कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है।
मैंने जो अभी क्वेश्चन करवाया उसमें 2 लाख रुपीज़ था लीगल कॉस्ट, जो एडेड नहीं था तो हमने अलग से ऐड किया था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने कहा कि लैंड परचेज हो गया, अब उस पर कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहे हैं फैक्ट्री। फैक्ट्री हमने कब से स्टार्ट किया? 1 मई से, और 1 मई से स्टार्टिंग किया, और कुछ खर्चे हमारे पास में यहाँ पे नीचे आपको दे रखे हैं। सबसे पहले लेवलिंग का खर्चा हो गया 3 लाख रुपीज़, तो ये कौन से में ऐड होगा? फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है, 3 लाख रुपीज़, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि लेवलिंग का खर्चा आपके पास में बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री का खर्चा है, उसके खर्चे में आपके पास में कैपिटलाइज होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल परचेज करा गया 6.08 मिलियन है, तो वो हम ऐड कर देंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है आपके पास में 2 लाख रुपीज़ पर मंथ है, तो मंथ हमें देखना पड़ेगा कि कितने मंथ कंस्ट्रक्शन चला, लेकिन अभी बताया नहीं है कि कब ख़त्म हुआ, तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देख लेंगे। अभी के लिए हमारे पास में ये अलोएबल खर्चा है, तो हमने मार्क कर लिया कि हाँ जी ये अलोएबल है। फिर देख लेंगे टोटल खर्चा कितना बन रहा है, ठीक है, अभी ये तो पर मंथ है। इसके बाद ओवरहेड कॉस्ट दे रखा है, डायरेक्टली जो है अलोएबल है, ठीक है। ओवरहेड में ध्यान रहे, मैंने बताया और ना बताया हो, आपको वापस से याद करवा दूँ कि ओवरहेड कॉस्ट में अगर वो डायरेक्टली है तो अलोएबल है, अलोकेटेड है तो अलोएबल नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं भी लिखी है तो आप लिख सकते हैं मेरे साथ, यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं लिखी है, कहीं लिखी रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिखवा रखा है तो, और नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखवाए वहीं आप मेरे साथ लिख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में ही कहीं पे आपके पास में, ठीक है। अगर हेडिंग दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कहीं पे आप दूसरी जगह आपके पास में यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा था कि आपके पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है, कितना, 4th पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 में ये कह रहा था अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। और अदर पॉइंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं? अदर पॉइंट्स में मैं ये बता रहा था कि अगर कोई टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से आपके पास में इनकम हुई है, ठीक है, तो कहते हैं फर्स्ट कहते हैं इनकम फ्रॉम टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पीपी क्या अलोएबल है? आंसर इज नॉट अलोएबल, ठीक है, नॉट अलो। ये अलोएबल नहीं है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, मैंने आपसे कहा ओवरहेड पे, ओवरहेड एक्सपेंस पे मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा था। मैंने कहा ओवरहेड एक्सपेंस में ध्यान रहे, अगर वो डायरेक्टली है, देन अलोएबल आपके पास में, देन आपके पास में क्या है सर? अलो है, ठीक है, डायरेक्टली है तो अलोएबल, आप ऐड करिए कोई दिक्कत नहीं, कैपिटलाइज होगा, लेकिन वो ऑलरेडी अलोकेटेड है, ठीक है, ऑलरेडी अलोकेटेड है, तो एक तरीके से आपके पास में ये कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट नहीं माना जाता है,
ठीक है, और उसे कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट नहीं बना जाता है तो ऑब्वियसली उसे आप ऐड नहीं कर सकते, ये चीज़ आपके पास में बन जाती है। तो कहता है कि नॉट अलो, नॉट अलो, ठीक है, तो वो अलोएबल नहीं है। इसके बाद थर्ड पॉइंट मेरे साथ लिखेंगे आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, मैंने कहा थर्ड पॉइंट आपके पास में बड़ा ही सिंपल है, जो आपके पास में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, अब एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में ज़रा देखिएगा, मैंने कहा एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट में अगर नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, तो वो अलोएबल है, कैपिटलाइज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करिए खर्चे में, ठीक है, बिल्डिंग या फिर फैक्ट्री के खर्चे में आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट रीअलोकेटिंग से रिलेटेड है, रीअलोकेशन, ठीक है, अगर वो खर्चा रीअलोकेशन से रिलेटेड है, नॉट अलो, नॉट अलो, तो फिर वो अलोएबल नहीं है। रीअलोकेशन से रिलेटेड खर्चा अलोएबल नहीं है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है। लो जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने चाहे मैंने पहले लिखवा रखे हो ना लिखवा रखे हो, मैंने पूरे के पूरे यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जो रीअलोकेशन खर्चा है वो फैक्ट्री के लिए नहीं है, वो तो फिर आपके पास में वो बेहतर काम हो, आपने वो अपने तरीके से डिसाइड किया है तो वो फैक्ट्री के खर्चे में नहीं आएगा, वो फिर आप PNL में ले लीजिए। हाँ, लेकिन पहली बार जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हुआ वो तो ऑब्वियसली फैक्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए करा था, तो वो खर्चा आपके पास में अलोएबल है, तो वो तो ऐड करेंगे, ठीक है, लेकिन रीअलोकेशन नहीं होगा। उसी तरीके से ओवरहेड है, तो पहली बार जो आपके पास में ओवरहेड है आपके पास में जो डायरेक्टली है वो ऐड करेंगे, लेकिन वो अलोकेटेड है, उसमें आप ओवरहेड का खर्चा चल रहा है, ठीक है, देन आपके पास में नॉट अलोएबल। ये आपके पास में ये जो CA इंटर कॉस्ट का पॉइंट है, ठीक है, ये डायरेक्टली और अलोकेटेड वाला पॉइंट तो आपको पता होगा आपके पास में, ठीक है। और इसके बाद टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से कोई इनकम आप जनरेट कर लेते हैं, तो क्या वो इनकम से आप अपना खर्चा जो कॉस्ट है वो कम कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। ये आप डायरेक्टली PNL में ले जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। ऐड बेसिकली माइनस करना, ठीक है, इनकम है तो कॉस्ट को कम करने के लिए माइनस करते हैं बेसिकली, तो क्या माइनस कर सकते हैं? आंसर इज़ नो, नॉट अलोएबल आपके पास, ठीक है, नॉट अलोएबल। क्लियर है? तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो ये आपके पास में कंप्लीट हो जाता है जो भी मैंने पॉइंट लिखा है। अब आप इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे आ सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नहीं करवाए होंगे तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो आपके पास में अगर करवा रखा है तो रिवाइज है, और नहीं करवा रखा है तो आप मेरे साथ ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी का खर्चा तो कभी खर्चा था ही नहीं आपके पास में फैक्ट्री के लिए, वो तो आपकी पब्लिसिटी के लिए खर्चा था, तो वो तो कभी भी आपके पास में नेवर आपके पास में ऐड होगा। ठीक है, कभी भी ऐड नहीं होगा, नेवर आपके पास। ठीक है, तो ओपनिंग सेरेमनी तो कभी भी नहीं होगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ओपनिंग सेरेमनी आपके को भी कभी भी खर्चा अलोएबल नहीं होता। ठीक है, वो एक तरीके से आप पब्लिसिटी के लिए करते तो वो आपके पास में अलोएबल नहीं होता। इसके बाद कहते हैं फैक्ट्री कंप्लीट हुई है 13 नवंबर को। लो जी, तो फैक्ट्री का कंप्लीशन डेट आपको दे रखा है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि 1 मई को स्टार्ट हुआ है, कंप्लीशन नहीं पता थी, कंप्लीशन नहीं पता थी, जिसकी वजह से ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट था और ओवरहेड कॉस्ट था उसका टोटल खर्चा कितना है वो हम जान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जान पाएंगे, क्योंकि 1 मई से कब तक, 13 नवंबर तक का पीरियड है आपके पास में कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कहते हैं कि वो सब्सटेंशियल पीरियड यहाँ पे कंसीडर किया गया है। सब्सटेंशियल मतलब अलोएबल। ठीक है, अब सब्सटेंशियल ये वर्ड को और ज़्यादा डिटेल में आप मेरे साथ इंडेक्स 23 में पढ़ेंगे,
लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ के छोड़िए कि सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब एज पर इंड एस ये अलाउएबल पीरियड है, मतलब कि 13 नवंबर तक आप पीरियड कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 1 मई से 13 नवंबर तक आपके पास में कितने मंथ होते हैं। तो हम अभी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट का कितना टोटल खर्चा हुआ है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मई से लेके नवंबर, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, आपके पास में टोटल 7 मंथ आपके पास में हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे सिंपल तरीके से, ये आपके पास में 2 लाख जो पर मंथ है मल्टीप्लाई 7 कर दूंगा। तो जो भी खर्चा आएगा वो क्या करेंगे सर, वो अलाउएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो 2 लाख इंटू 7 ये आपके पास में आ गया 14 लाख रुपीज़। तो ये आपके पास में आ गया 14 लाख रुपीज़। तो एम्प्लॉयमेंट का टोटल खर्चा कितना है 14 लाख। तो ये 14 लाख जो है वो फैक्ट्री की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ख़त्म। उसी तरीके से कहता है ओवरहेड का जो डायरेक्टली खर्चा है वो तो अलाउएबल है, तो कहता है कि उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 7, क्योंकि ये पर मंथ है। तो इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास में आ गया 7 लाख रुपीज़। तो ये भी आपके पास में फैक्ट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा 7 लाख रुपीज़। ठीक है, तो लो जी ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद कहते हैं कि फैक्ट्री की जो कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो गई 13 नवंबर को, बट प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है कब से, 1 फेब से 2002 से। तो फैक्ट्री तो बन के रेडी हो गई थी नवंबर को, लेकिन आपने थोड़ा सा डिले किया और प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुई, 1 फेब से। तो अभी वही पॉइंट आ जाता है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट पढ़ाया। कहते हैं कि डेप्रिसिएशन कब से लगेगी, जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तब से, या फिर आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन के रेडी हो गया तब से। तो आंसर इज जब से बन के रेडी हो गया तब से आपके पास में डेप्रिसिएशन लगेगी। तो डेप्रिसिएशन कब से लगेगी, 13 नवंबर से, ना कि 1 फेब से। ठीक है, तो वो पॉइंट अभी मैंने आपको कंसिडर करवा दिया है, ऑलरेडी लिखवा दिया है, तो वो आप जो है कंसिडर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ही है आपके पास में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, कि डेप्रिसिएशन कब से लोगे, कंप्लीट हुआ तब से या फिर आपके पास में यूज़ में आपने लिया तब से। तो आंसर इज जब से आपने क्या किया है सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया तब से, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जब से रेडी टू यूज़ है वहाँ से डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कभी भी यूज़ करें उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके बाद ओवरऑल जो यूज़फुल लाइफ है फैक्ट्री की वो कहता है कि टोटल 40 ईयर्स रहेगी। ठीक है, तो 40 साल तक ये फैक्ट्री आपके पास में इसकी लाइफ है। तो फैक्ट्री 40 साल तक रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन, मतलब कि 13 नवंबर, ध्यान रहे 13 नवंबर से 40 साल इसकी लाइफ है फैक्ट्री की। और कहता है कि इट इज़ एस्टिमेटेड डेट, यहाँ पे आपके पास में ये वर्ड प्रॉपर लिखा नहीं है, यहाँ यह जो वर्ड है वही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, रूफ़ फैक्ट्री का एक पार्ट आप मान सकते हैं। तो कहते हैं कि जो रूफ़ है कंपोनेंट आप मान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड है, तो ये जो प्रिंट नहीं हुआ है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो एक फैक्ट्री का कंपोनेंट मानिए कि एक रूफ़ है, कहता है कि वो रिप्लेस करना पड़ेगा आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रूफ़ को बदलना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो नवंबर से 13 नवंबर 2001 से जैसे ही 20 साल ख़त्म होते हैं तो आपको रूफ़ चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने एग्जांपल में क्या लिया था आप देखिए ज़रा, मैंने एग्जांपल में लिया था आपके पास में क्या चेंज करना पड़ेगा, हाँ मैंने लिया था एक मशीन का कंपोनेंट। यहाँ पे आपके पास में फैक्ट्री का कंपोनेंट है, फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था मशीन की लाइफ 20 साल है, यहाँ पे फैक्ट्री कहा गया फैक्ट्री की लाइफ 40 साल है, और उसका एक कंपोनेंट है जिसका कितना है सर 20 साल का लाइफ है, और अपने एग्जाम्पल के हिसाब से 10 साल था। तो वही सेम एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी आपको करना है। कहते हैं कि जो रूप का कॉस्ट है वो तो अभी ऑलरेडी एडेड है किस में सर, ये खर्चे में। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद इसे चेंज करवाना पड़ेगा। तो रूफ की लाइफ 20 साल है। ठीक है, तो बिल्डिंग के 2 हिस्से हो गए फैक्ट्री के, एक रूफ और एक अदर कंपोनेंट। रूफ का हिस्सा 20 साल तक और बाकी का हिस्सा जो है वो 40 साल तक चलेगा। तो डेप्रिसिएशन का पॉइंट है ये। तो ये जो पूरे का पूरा ये आपको पैराग्राफ दिया गया है किसके लिए है सर, डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन
और जो हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपके पास में पॉइंट नंबर 2 करवाया वो है आपके पास में, पॉइंट नंबर 2 या फिर 3 था, पॉइंट नंबर 3 है। तो जो पॉइंट नंबर 3 हमने करवाया वो आपके पास में, ठीक है, पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 आपने कर लिया, मतलब ये पैराग्राफ आप खुद सोल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक कहा गया है कि भाई इसकी कॉस्ट हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे, कहते हैं कि ये जो पूरी की पूरी ये बिल्डिंग की कॉस्ट है वो कितनी होगी और रूफ़ की कॉस्ट कितनी होगी। तो कहते हैं कि चलिए ठीक है, बिल्डिंग की कॉस्ट तो आप ऐसे निकाल लेंगे प्लस प्लस करके, अलाउेबल खर्चे को ऐड कर देंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन कहते हैं रूफ़ का खर्चा कितना होगा इसमें, ये जो बिल्डिंग का खर्चा आप टोटल निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये खर्चा 50 लाख रुपये आया, तो 50 लाख में से रूफ़ का खर्चा कितना होगा कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। हमने जो एग्जांपल लिया था वहाँ तो मैंने डायरेक्टली बता दिया था आपको कि मान लीजिए कंपोनेंट का खर्चा 8 लाख रुपए है, वो तो मैंने डायरेक्टली बता दिया था। लेकिन इलस्ट्रेशन 12 ने आपको डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे कहा गया। कहते हैं कि रूफ़ का खर्चा जो ये कंपोनेंट है उसका खर्चा कितना है, उसकी प्राइस कितनी है। तो कहते हैं कि आपको क्या करना है, 30% करना है ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। तो आपको क्या करना है कि बिल्डिंग का कॉस्ट खर्चा कितना है वो निकालिए, तो वो तो निकल जाएगा ऑब्वियसली, ये सारे खर्चे मैं ऐड करूँगा और बिल्डिंग का खर्चा निकल के आ जाएगा, ठीक है, बिल्डिंग का खर्चा निकल के आ जाएगा। अब बिल्डिंग का जितना भी खर्चा है ना उसका 30% कर देना, वो कंपोनेंट का खर्चा आ जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है नहीं, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए दिया गया था, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ आपके पास में डेप्रिसिएशन। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ किस चीज़ का है, कहते हैं एट द एंड ऑफ द 14th ईयर पीरियड, कहता है कि सन लिमिटेड ने जो है लीगली एनफोर्सेबल ऑब्लिगेशन, कहते हैं कि इनको ऑब्लिगेशन है फॉर द डीमोलिज मतलब कि डीकमिशनिंग जो कॉस्ट है, मतलब कि आपके पास में ये जो फैक्ट्री बनाई है तो उसे तोड़ने का खर्चा भी हमें बियर करना पड़ेगा। और कहते हैं कि जैसे ही 40 ईयर ख़त्म होते हैं तो डीमोलिज या फिर आप कह सकते हैं डीकमिशनिंग कॉस्ट जो हमें लगेगी वो 20 मिलियन लगेगी, ठीक है। लेकिन ये 20 मिलियन 40 साल बाद का खर्चा है और हम कॉस्ट निकाल रहे हैं आज, तो 20 मिलियन को हमें प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जो कि आपके पास में क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने कहा था कि पीवी फैक्टर ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। पीवी फैक्टर कहते हैं कि कह सकते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर कह सकते हैं, डिस्काउंटिंग रेट कह सकते हैं, डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जो सीए इंटर में आप कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे आप कहते थे उसमें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वापस से है, एएफएम में भी है आपके पास में सब्जेक्ट एएफएम, उसमें भी है। जो रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा ये आपको डिसाइड नहीं करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा रखा है 8%, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 20 जो मिलियन रुपीज़ है, जिसे हम 1 मिलियन मतलब कि 10 लाख, तो आप सिंपली 20 इंटू 10 भी कर सकते हैं, तो 200 लाख रुपीज़, ठीक है। उसे आप क्या करेंगे सर, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और रेट क्या है 8%। तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 8%, ये आपको फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है। तो मैंने कहा कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% करके इक्वल टू कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, जितने ईयर है, नंबर ऑफ लाइफ 40 ईयर, तो इक्वल टू 40 टाइम्स आपको प्रेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई 20 मिलियन। लेकिन ऐसा ना करना पड़े, क्वेश्चन ने आपको कहा कि भाई हम ही आपको दे देते हैं कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% करने से इक्वल टू 40 टाइम प्रेस करने से आपका आंसर कितना होगा। तो कहते हैं कि 40 ईयर्स जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, 40 ईयर्स टाइम, तो कहते हैं वो आपके पास में आ जाएगा कैलकुलेटर में 0.046। अब ध्यान रहे, अगर क्वेश्चन खुद आपको इस तरीके का अमाउंट दे रहा है कैलकुलेट करके, तो फिर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इक्वल टू प्रेस 40 टाइम करने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम ही आपको बता देते हैं कि 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 8% करने से आंसर कितना आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना था, कुछ नहीं, कहते 20 मिलियन है तो आप इसे इन लैक्स में कन्वर्ट करना चाहे तो लैक कर सकते हैं, या फिर मिलियन में रखना चाहे तो मिलियन में। तो कहते हैं 20 मिलियन है तो 20 इंटू 0.046, जैसे ही आप करेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो कहता है 20 इंटू 0.046, तो 0.92 मिलियन है, ध्यान रहे ये 0.92 जो है वो मिलियन है, ठीक है।
0.92 जो है वो मिलियन में है। तो ये लीजिए प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो ये क्या होगा सर, बिल्डिंग की कॉस्ट में जाके ऐड हो जाएगा डीकमीशनिंग कॉस्ट के नाम से। कल करवा चुका हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास में, ठीक है, आपके पास में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी आपके पास में हमने करवा दिया है। ये पैराग्राफ आपको जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने 1 करवाया था या फिर 2 था, वहाँ पे ये पॉइंट था। बेसिकली वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट दिया था। आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन आ गया है, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पास में करवा रखा था आपके नोट्स में, ठीक है, कि कोई दिक्कत ना आए आपके पास, ठीक है। भले ही आपके ICM मॉड्यूल में वैसा क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा क्वेश्चन आपके पास में करवा रखा था। ये रहा नवंबर 2024 वाला क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी आपके पास में पॉइंट डिस्कस कर लिया था कि वैसे तो कहता है कंपनी नीड टू इनकर 60,000 एट द एंड ऑफ आपके पास में सेकेंड ईयर, 2 साल बाद का आपके पास में खर्चा था। लेकिन मैंने कहा था कि डीकमीशनिंग कॉस्ट है उसे ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जिसके लिए रेट ऑलवेज क्वेश्चन देता है, जैसे कि मैंने भी दे रखा था 5%, ठीक है। तो उसे हमने देखिए 1/1 + r की पावर n, ये फॉर्मूला था। तो r मतलब जो रेट है, तो 1/1 + 5% की पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर, तो 2 साल है तो 2 लिए, 40 साल है तो 40 लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुके थे आपके पास में, तो ये वही आपके पास में पॉइंट रिपीट हो गया, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया, छोटा सा पैराग्राफ था, बस चीज़ों को थोड़ा एलिब्रेट करके आपको दिया रखा ताकि थोड़ा सा पैराग्राफ बड़ा लगे। बाकी इसमें छोटा सा एक पॉइंट था, बस काम ख़त्म हो गया, यहाँ पे हमने लिख भी दिया। कहते हैं कि इसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वॉज पार्टली फाइनेंस करा गया। तो कहते हैं ओबियसली खर्चा तो बहुत सारा हुआ होगा कंपनी फैक्ट्री को बनवाने के लिए, तो सारा का सारा पैसा हमारे पास होगा नहीं, तो हमने क्या किया, फाइनेंस मतलब कि लोन लिया है। तो कहते हैं पार्टली फाइनेंस किया गया है। पार्टली फाइनेंस मतलब कितना रुपए लिए, तो कहते हैं 17.5 मिलियन जो है हमने लोन लिया है। तो 17.5 मिलियन का जो है हमने लोन ले रखा है। और लोन कब से लिया, तो कहते हैं 1 अप्रैल 2001 से, 1 अप्रैल 2001 से हमने लोन लिया है। और लोन का रेट क्या है, तो कहते हैं 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कहता है कि सन लिमिटेड ने क्या किया कि जो भी आपके पास में ये लोन लिया था ना, वो लोन के अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया जब तक उसका यूज़ ना हो। ओबियसली 17.5 मिलियन हमने जो लोन लिया है, ठीक है, 1 अप्रैल को, सारा का सारा एक ही दिन में खर्चा तो होगा नहीं, फैक्ट्री तो धीरे धीरे बनेगी ना, तो धीरे धीरे खर्चा होगा। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे जो अमाउंट है उसको इन्वेस्ट कर दिया, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा दे देंगे। तो इन्वेस्टमेंट से हमने काफ़ी सारा थोड़ा सा पैसा कमा लिया, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ आपके पास में कमा लिया है, ठीक है। तो ये आपके पास में एक तरीके से इनकम होगी, क्लियर है। अब लोन से रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। कहाँ था हमने, ये रहा पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन, कि अगर आप कोई लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है, कंस्ट्रक्शन पीरियड का ध्यान रहे, लोन कब से ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि लोन तो आपने फेब से लिया था, तो क्या फेब से लेके जब तक आप रीपेमेंट नहीं कर देते तब तक का इंटरेस्ट क्या आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कॉस्ट में ऐड करेंगे, तो मैंने क्या कहा था, आंसर इज नो। इंटरेस्ट केवल उतना ही लिया जाएगा जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड है, और मैंने आपको ये हाईलाइट करके भी बताया था कि उतना ही होगा जितना कंस्ट्रक्शन चला है। रिमेनिंग जो इंटरेस्ट है वो पीएनएल में जाएगा, रिमेनिंग इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल में जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट केवल उतना ही जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड है। कंस्ट्रक्शन पीरियड तो हमारा 7 महीने का है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे लिख रखते हैं ताकि सॉल्यूशन के वक्त हमें वापस से याद आ जाए। कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन पीरियड है 1 मई से 13 नवंबर तक, ठीक है, 13 नवंबर, मतलब कि आपके पास में 9 मंथ्स, 9 मंथ्स आपके पास में कंस्ट्रक्शन पीरियड, सॉरी 7 मंथ्स आपके पास में।
ठीक है, ये लीजिए 7 मंथ्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन रखा है ताकि हम जब सॉल्यूशन करें तो भूल ना जाए आपके पास। तो 7 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, ना कि पूरे के पूरे 12 महीने का या फिर जितने भी पीरियड चला है। तो हमें ये 1 अप्रैल से लोन लिया, इसका क्या कोई मतलब बनता है? आंसर इज़ नो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो आपने कब से स्टार्ट किया है? 1 मई से। तो हालांकि अप्रैल से लोन ले रखा है, लेकिन अप्रैल से कैलकुलेशन नहीं होगा, मई से होगा। ठीक है, तो मई से लेके 13 नवंबर तक अगर आपका इंटरेस्ट चल रहा है तो वहाँ तक का इंटरेस्ट चलेगा। तो मैंने कहा कि सर लोन तो आपने 1 अप्रैल को ले लिया, अप्रैल, ठीक है, और ये आपके पास में चलता रहा। रीपेमेंट कब किया है लोन का वो बताया नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि कंस्ट्रक्शन तो कब से स्टार्ट हुआ है? कंस्ट्रक्शन आपके पास में स्टार्ट हुआ है 1 मई से, 1 मई। और कब ख़त्म हुआ? मैंने कहा 13 नवंबर को। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके 1 मई से लेके 13 नवंबर तक का कैपिटलाइज होगा। रिमेनिंग कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो पीएनएल में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपके पास में बड़े ही एकदम से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि क्या चीज़ ऐड होगी, कितनी चीज़ होगी और कितनी नहीं होगी। तो यहाँ पे 17.5 मिलियन का पूरा जो लोन का अमाउंट है मल्टीप्लाई 6% करेंगे, मल्टीप्लाई 7, ठीक है, 7 मंथ करेंगे, 7 मंथ, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये पॉइंट नंबर जो हमने पढ़ा दिया वो कौन सा है पॉइंट नंबर के हिसाब से। ये हमने यहाँ पे पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन लोन, पॉइंट नंबर 2। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं रेफरेंस के लिए, रिवीजन टाइम, कि ये पॉइंट नंबर 2 जो हमने करवा दिया है वही है, ठीक है, पॉइंट नंबर 2। और इसके बाद क्या कहता है कि कंप्यूट कर दीजिए कैरिंग वैल्यू फैक्ट्री की क्या होगी ऑन दी बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट मतलब कि 31 मार्च 2002 यहाँ पे दे रखा है। कहते हैं कि 31 मार्च 2002 को उसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बताना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बड़ा क्वेश्चन इसलिए है कि काफ़ी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करके एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया गया। बाकी क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं, आप खुद देख सकते हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट थे और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 12 का मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ शॉर्ट सॉल्यूशन, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से अपने तरीके से लिख लीजिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट सॉल्यूशन लिखवा देता हूँ। शॉर्ट सॉल्यूशन का मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करना तो आप जानते ही है। तो शॉर्ट सॉल्यूशन मैंने कहा पर्टिकुलर, आप इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट बना सकते हैं, पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिख दूंगा अमाउंट। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इन रुपीज़, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो जहाँ पे आपने लैंड परचेज करी है और उस पर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो ध्यान रहे ऑलवेज लैंड का थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करिएगा, जितना भी खर्चा है लैंड का, और बिल्डिंग का थोड़ा सा अलग से खर्चा, मतलब कि इस तरीके से लैंड और बिल्डिंग का खर्चा इस तरीके से हेडिंग वाइज कैलकुलेट करिएगा। हालांकि दोनों ही खर्चे आपके जो है प्रॉपर खर्चे ही है, अलोएबल खर्चे है, कोई दिक्कत नहीं। लैंड परचेज करना भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ही खर्चा है, कैपिटलाइज होता ही है, लेकिन बाइफरकेटेड वे में ही आप कैलकुलेशन करेंगे। मतलब कि लैंड का हेडिंग दीजिए, उसके बाद लैंड के जो खर्चे, और लैंड के खर्चे में केवल 2 ही खर्चे, एक परचेज कॉस्ट प्लस लीगल एक्सपेंस, 2 ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो परचेज और लीगल दोनों ही आपके पास में साथ में ही दे रखे हैं, टोटल 10 मिलियन, ठीक है। तो टोटल आपके पास में जो है 10 मिलियन आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि टोटल 10 मिलियन हमें यहाँ पे दे रखा था, इंक्लूडिंग आपके पास में लीगल कॉस्ट। तो लैंड का जो आपके पास में खर्चा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 मिलियन लिख रहा हूँ। आपको जो है यहाँ पे पर्टिकुलर में जो भी लिखना है वो हमारे पास में कि परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट ऑफ आपके पास में 1 मिलियन, वो आपको यहाँ पे लिखना है, लेकिन वो आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड का खर्चा जो है वो कितना रहेगा, 10 मिलियंस। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें मिलियंस में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूँ कि रुपीज़ इन मिलियन,
इन मिलियन। आप चाहे तो इन लैक्स भी कर सकते हैं कि 10 मिलियन को आपने लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, 100 लाख रुपीज़। ठीक है, तो आपके ऊपर है कम्प्लीटली कि आप किस तरीके से मिलियंस में करना चाहते हैं या फिर लैक्स में करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद लैंड का कोई भी खर्चा नहीं था, हमने पूरे क्वेश्चन पढ़ लिया, तो लैंड से रिलेटेड और कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद तो हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया और कंस्ट्रक्शन के खर्चे आपको दे रखे। कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में एक सबसे पहले तो लैंड को लेवलिंग करवाना पड़ा, जिसके आपके पास में खर्चा हुआ 3 लाख। ठीक है, 3 लाख मतलब कि मैं तो मिलियंस में लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके पास में 0.3। ठीक है, 0.3 मिलियन। 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख मतलब कि 0.3 मिलियन। ठीक है, तो वो आपके सामने वो लिख दीजिएगा पर्टिकुलर में कि प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड। इसके बाद कहते हैं परचेज किया है मटेरियल, अलाउेबल था हमने कहा था 6.08 मिलियन। इसके बाद नेक्स्ट खर्चा था आपके पास में 2 लाख पर मंथ के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट को, जो कि अलाउेबल था हमने कहा, और कैलकुलेशन में खुद कर रखी थी आपके पास में 14 लाख। तो 14 लाख डिवाइड बाई 10 लाख कर देंगे तो 1 पॉइंट आपके पास में 4। ठीक है ना। इसके बाद ओवरहेड कॉस्ट था 1 लाख पर मंथ, मतलब 7 महीने है तो ऑब्वियसली 0.7 आपके पास में हो जाएगा इसका खर्चा, मिलियन है इसलिए, तो 0.7। ठीक है, इसके बाद ओवरहेड अलोकेटेड थे, नहीं आएंगे। इनकम रिसीव हुई है, टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं आएगा। रीअलोकेशन खर्चा नहीं आएगा, ओपनिंग सेरेमनी नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना से ही खर्चे थे आपके पास में। तो ये ऊपर का जो 10 मिलियन है वो लैंड का खर्चा और ये बिल्डिंग का खर्चा। तो टोटल जो आपके पास में खर्चा हुआ, जो अलाउेबल एक्सपेंस है टोटल, ठीक है, टोटल एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट आपके पास में कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट वो कितना हो गया। कहते हैं कि टोटल कॉस्ट, लेकिन ध्यान रहे ये टोटल कॉस्ट ऑन कब है, 13 नवंबर, जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तब तक के खर्चे अभी लिए। दूसरे अगर कोई खर्चे है तो वो देख लेंगे आपके पास में। तो कहता है कि टोटल कॉस्ट ऑन 13 नवंबर है। ठीक है, क्यों 13 नवंबर है, 31 मार्च क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद समझिए कि आपने अभी तक खर्चे ऐड किए ये वाले। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह तो माइनस किया नहीं है। आपको पता है कि जब साल ख़त्म होता है तो हम डेप्रिसिएशन वगैरह असेट में से माइनस करते हैं, तब जाके आपकी रियल वैल्यू निकल के आती है। तो वो तो अभी तक माइनस हुआ नहीं है, इसका मतलब ये अभी तक 31 मार्च का खर्चा तो नहीं है। ठीक है, ये 13 नवंबर तक का खर्चा है। ठीक है सर, ये चीज़ भी आपके पास में। लेकिन टोटल कॉस्ट निकालने से पहले ऑलवेज ध्यान रहे कि नीचे आपको पैराग्राफ दिए गए हैं, तो पूरे के पूरे पैराग्राफ रीड कर लेना, उसके बाद टोटल कर देना। ठीक है, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ था वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था। दूसरा टॉपिक जो था वो आपके पास में लोन से रिलेटेड था। लोन डी आपके पास में डी कमीशनिंग कॉस्ट, ओबियसली डी कमीशनिंग कॉस्ट हम यहाँ पे लेना भूल गए, देख लीजिए। तो डी कमीशनिंग कॉस्ट आपको यहाँ पे लेना है। तो टोटल कॉस्ट के लिए आपको डी कमीशनिंग कॉस्ट ओबियसली यहाँ पे ऐड करना ही था। तो डी कमीशनिंग कॉस्ट कितना है, तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था 0.92। तो डी कमीशनिंग कॉस्ट, लेकिन कौन सी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट हमने ले लिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग कॉस्ट। तो सेकंड पैराग्राफ ये कंप्लीट हो गया, कंसिडर कर लिया। थर्ड पैराग्राफ क्या था, कहते हैं कि लोन से रिलेटेड हमने लोन ले रखा है और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैंने कहा था कि इंटरेस्ट आपका ऑलवेज अलाउेबल है, आप ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। लेकिन इंटरेस्ट हो कितना रहा है, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। वैसे तो हम कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बस कैलकुलेट करना बाकी है। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन यहाँ पे आपके पास में करेंगे। लोन कितने का है, कहते हैं 17.5 मिलियन, 17.5 मिलियन। इंटरेस्ट का रेट कितना है, कहता है कि सर 6% है। लेकिन 6% क्या है सर, पर एनम है।
ओबियसली आपको पता ही है कि सर इंटरेस्ट का जो रेट होता है लोन पे वो पर एनम होता है, लेकिन इन्होंने पहले से ही क्लियर वैसे कर रखा है एनुअल रेट है, लेकिन वैसे नहीं कहा होता है तो भी आपको पता ही है कि इंटरेस्ट जो है उसका रेट पर एनम के हिसाब से ही चलता है, तो वो पर एनम है। तो ये 17.5 मिलियन इंटू 6% करेंगे तो जो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिला वो पूरे साल का मिला। क्या हमें पूरे साल का लेना? आंसर इज नो। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि पूरे साल का नहीं, सिर्फ उतना जितना कंस्ट्रक्शन पीरियड है। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना है सर? 7 मंथ। तो 7 मंथ तक आपके पास में क्या लोन थी? आंसर इज यस, पूरी की पूरी लोन थी, क्योंकि लोन कब कंप्लीट हुई ऐसा बताया नहीं है। हाँ, यहाँ पे कंप्लीट हो गई तो फिर मैं इतना ही लेता, सिर्फ इतना, लेकिन अभी कहा नहीं है कि लोन कब कंप्लीट हो गई, तो एज्यूम करेंगे कि सर लोन तब तक चली जब तक कंस्ट्रक्शन तो चला ही है, उसके बाद हमने कहीं पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो पूरे 7 महीने इंटू 7 डिवाइड बाई 12, तो कहते हैं 17.5 मल्टीप्लाई 6%, पूरे साल का इंटरेस्ट मिला, लेकिन इंटू 7 डिवाइड बाई 12 करना है, 7 महीने का ही इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया 0.6125। ध्यान रहे पूरा लिखिएगा क्योंकि ये मिलियंस में है। अगर आप मिलियंस में है, आप ऐसे लिख रहे हैं तो पूरा 6.25 लिखिएगा, राउंड फिगर मत करिएगा कि 61 कर दिया या फिर 62 कर दिया, ये इन मिलियंस है अमाउंट। ठीक है, तो पूरा लिखिएगा हो सके तो ये आपके पास में हो गया। इसके बाद तो कोई यहाँ पे पैराग्राफ बचता नहीं है, बस एक डेप्रिसिएशन का है। तो डेप्रिसिएशन को जो है लास्ट में माइनस करके 31 मार्च का जो है अमाउंट निकाल लूँगा। तो ये जो अमाउंट निकलेगा 13 नवंबर, इसके बाद जैसे ही डेप्रिसिएशन लेस करूँगा 31 मार्च, ख़त्म, क्वेश्चन ही ख़त्म। तो यहाँ पे 13 नवंबर का मुझे ज़रा अमाउंट बता दीजिए कितना होगा। कहता है 10 मिलियन है, प्लस 0.3 प्लस 6.08 प्लस 1.4 प्लस 0.7 प्लस 0.92 प्लस 0.6125। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है? 20.0125। ये आपके पास में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब छोटा सा एक पॉइंट, मैंने कहा कि सर टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से जो भी इनकम होती है, इनकम फ्रॉम टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो आपको कभी भी यहाँ पे अलाउएबल नहीं है, मतलब कि आप इसे लेस नहीं कर सकते। लेकिन बट लोन में थोड़ा सा ध्यान रहे, अगर आपने कोई लोन ले रखी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसका इंटरेस्ट तो अलाउएबल है उतने पीरियड का जितना कंस्ट्रक्शन चला। ठीक है, मैंने कहा कि वो लोन का अमाउंट अगर कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और लोन से इनकम हो रही है, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम लोन, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम लोन, तो वो इंटरेस्ट इनकम आप यहाँ पे माइनस करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट में से। तो मैंने कहा कि जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है जितना आया, उसमें से आप वो अमाउंट माइनस कर देंगे जो आपने लोन में से, लोन की इन्वेस्टमेंट में से कमाया है। ध्यान रहे, टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, कहाँ गया वो टेम्पररी यूज़? ये रहा, टेम्पररी यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है नॉट अलो, बट टेम्पररी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लोन, जो कि लोन ली गई थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लोन का इंटरेस्ट जो आता है उसमें से लोन के इन्वेस्टमेंट की इनकम माइनस कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 मतलब कि 1 लाख है ना, तो 0.1 वो माइनस होगा। ये इंटरेस्ट आपने कमाया है, मतलब कि ये अमाउंट कमाया है, तो इंटरेस्ट के खर्चे को कम कर सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं? तो जो 20.012 आ रहा था उसमें से 0.1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो भी आया आपके पास में वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है? 19.9125। एक बार के लिए आप टोटल भी सही से कर लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे बटन प्रेस करने में थोड़ा बहुत गलती हो सकते हैं मेरे। ठीक है, तो टोटल आप खुद भी कर लीजिएगा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है मेरी टोटल करने में। ठीक है, तो 19.9125 मेरे हिसाब से आ रहा है इसका टोटल।
तो चेक कर लीजिएगा। ये पॉइंट आपके पास में क्लियर होना चाहिए, ये वाला पॉइंट 0.1 टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम लोन, ठीक है, ये चीज़ आपके पास में क्लियर। अब ये आ गया 13 नवंबर तक का खर्चा। अब 31 मार्च चाहिए तो सिंपल मुझे एक ही चीज़ करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, काम ख़त्म करो, उसके अलावा कोई चीज़ होती ही नहीं है। मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन जैसे ही माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, तो क्वेश्चन ने जो पूछा 31 मार्च को कितना अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। 31 मार्च 2002 को कितना अमाउंट होगा, तो ये आपके पास में अमाउंट मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। असेट है आपके पास में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन माइनस करो, ईयर का एंडिंग में जो भी अमाउंट आएगा वो आपके पास में 31 मार्च का अमाउंट हो जाएगा। तो बस करना क्या है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। कहते हैं डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो कहते हैं जितनी भी बिल्डिंग की वैल्यू है डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइफ कर दो, काम खत्म, एसएलएम बेसिस पे हो जाएगा। लेकिन बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि कोई इंपॉर्टेंट या फिर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट तो नहीं है ना, और अगर है तो उसकी लाइफ डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। उसकी भी लाइफ जो है बिल्डिंग की लाइफ के इक्वल है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डिवाइड बाई 40 करके काम ख़त्म कर देते। लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट है, कहता है कि बिल्डिंग है फैक्ट्री, उसका कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में फैक्ट्री है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। दिक्कत वाली बात यह है कि फैक्ट्री का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसे यहाँ पे रूफ कहा गया है। दिक्कत वाली बात यह है कि इसकी लाइफ बताई गई है 20 ईयर्स, बट फैक्ट्री की लाइफ 40 साल है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि फैक्ट्री के जो अदर कंपोनेंट रहे, अदर, उसकी लाइफ 40 साल है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है उसकी लाइफ कितनी है सर, केवल और केवल 20 साल। तो डेप्रिसिएशन दो पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों की लाइफ 40 साल हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो जितनी भी फैक्ट्री की कॉस्ट है उसमें से ये हिस्सा और ये हिस्सा हमें निकालना पड़ेगा। तो कहता है रूफ़ का हिस्सा कितना है, तो ऑलरेडी बता रखा था वैसे कि जितनी भी फैक्ट्री मतलब बिल्डिंग की जितनी भी कॉस्ट है ना उसका 30% कर देना तो रूफ़ का हिस्सा आ जाएगा। तो कहता है कि ये 30% है, और अगर ये 30% है तो सीधी सी बात है, एकदम जनरल नॉलेज है कि सामने वाला हिस्सा 70% होगा, एकदम जनरल नॉलेज, ठीक है ना। बस मुझे क्या करना है, फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी है ऊपर से मुझे देखना है और ये निकाल लेना है। तो कहते हैं फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी है, तो ये मत ले लेना 19.9125, क्योंकि अब फैक्ट्री की नहीं, ये पूरी कॉस्ट है लैंड को मिला के, हमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट लेनी है। इसलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि लैंड को और बिल्डिंग को थोड़ा हेडिंग वाइज बाइफरकेट करके लिखिएगा। हाँ, वो कॉस्ट अलोएबल तो है, लेकिन हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। लैंड पे तो कभी डेप्रिसिएशन होता ही नहीं, तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन है नहीं, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो बिल्डिंग की कॉस्ट का ऐड करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि थोड़ा हेडिंग वाइज बाइफरकेट करके लिखिए, ठीक है। टोटल कॉस्ट में तो लैंड की खर्चा आएगा ही आएगा, ओबियसली वो अलाउेबल एक्सपेंस है, तो 10 मिलियन ऐड होना है होगा, बट डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मतलब कि बिल्डिंग की कॉस्ट लेनी है, लैंड की तो लेनी नहीं है। तो कहता है कि ये खर्चा जो डेप्रिसिएशन के लिए लेना है वो इतना ही आएगा बिल्डिंग का, पूरे के पूरे बिल्डिंग का। तो कहते हैं 19.9125 टोटल खर्चा है, उसमें से 10 मिलियन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का लेना है। तो बिल्डिंग का खर्चा कितना है, इतना, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो कितना है सर टोटल आपके पास में, टोटल ये आपके पास में आ रहा है रुपीज़ 9.9125। ध्यान रहे सारी चीज़ें मिलियंस में है, इन मिलियंस आपके पास में, आप चाहे तो इन लैक्स भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 30% हिस्सा रूफ का है, मतलब कि 2.97375, और 70% हिस्सा मतलब कि रिमेनिंग 9.9125 माइनस 2.9775
375, तो 6.93875 ये हिस्सा किसका रहेगा सर? ये आपके पास में अदर कंपोनेंट का, जिसकी लाइफ 40 साल है बेसिकली। ठीक है, तो कहते हैं कि ये आपके पास में 20 साल की लाइफ है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल तरीके से आपके पास में डिवाइड बाई 20 कर दूंगा। ठीक है, 20 ईयर्स, तो मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन क्या 1 साल का डेप्रिसिएशन लेना है? आंसर इज़ नो सर। डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा? क्वेश्चन ने खुद कहा था कि डेप्रिसिएशन उतने ही मंथ का लगेगा जब ये आपके पास में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तब से। तो कहते हैं मुझे ज़रा बताइएगा डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा। तो क्वेश्चन ने खुद बताया था कि कंप्लीट कब हुआ है, डेट ऑफ कंप्लीशन कब है, कहता है 13 नवंबर। तो डेप्रिसिएशन कितने मंथ का लगेगा? तो कहता है नवंबर तो ख़त्म हो गया, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 4 मंथ। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, 4 मंथ का लेना है। तो इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 4 महीने का ही डेप्रिसिएशन लेना है, डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो कहता है 2.97375 डिवाइड बाई 20 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। तो ये आपके पास में आ जाएगा 0.0495625। ठीक है, ये रूफ वाले पार्ट का जो है डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। वैसे ही आपके पास में इसका निकाल लेंगे, लेकिन इसकी लाइफ जो है वो 40 साल है, बस इतना फ़र्क है। तो 40 साल है, डिवाइड बाई 40 ईयर। जैसे ही डिवाइड बाई 40 करूँगा मुझे 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन 1 साल का लेना नहीं है, 4 महीने का आएगा। ठीक है, 4 मंथ। तो कहता है इंटू 4 डिवाइड बाई 12। तो कहता है 6.93875 डिवाइड बाई 40 इंटू 4 डिवाइड बाई 12। 1 मिनट। तो ये आपके पास में समथिंग 0.05782 मिलियंस में रहता है। तो पॉइंट के बाद आप 5-6 डिजिट तो ज़रूर लीजिए, उसके बाद के नहीं लेंगे तो ठीक है आपके पास में, लेकिन 5-6 डिजिट आपको लेना ज़रूरी है क्योंकि ये अमाउंट मिलियंस में है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके पास में आ गया। तो टोटल डेप्रिसिएशन बस इसको ऐड कर दीजिए, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.0495625 प्लस 0.05782, तो टोटल डेप्रिसिएशन जो भी आ गया वो यहाँ पे लिख देंगे, 0.1073825 वो माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट में से। और जैसे ही वो माइनस करेंगे आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, 31 मार्च का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, 19.8051175। लो जी, ये आपके पास में आंसर आ गया। तो आप सॉल्यूशन से मैच कर सकते हैं। वैसे इन लोगों ने वो लैक्स में कन्वर्ट करा है और यहाँ पे 30 ऊपर लगा रखे। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने जैसे किया वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे का पूरा अमाउंट लैक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है। और जो मैंने कहा कि पर्टिकुलर में ये सारी चीज़ें लिखनी होती है आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, आंसर इज नो, पर्टिकुलर में ही ये पूरे का पूरा पार्ट ऐड करके लिखिए, एक्सप्लेनेशन प्लस पर्टिकुलर। तो एक्सप्लेनेशन का अलग से कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पूछ रखा हो तो ठीक है, पूछा था क्वेश्चन ने, कहता है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट। अच्छा, एक्सप्लेनेशन पूछ रखा है इसलिए लिखा है, तो एक्सप्लेनेशन आप बता सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल चीज़ें होती है कि परचेज ऑफ लैंड, तो कहता है लैंड का खर्चा अलाउेबल है प्लस लीगल कॉस्ट भी अलाउेबल है, ऐसा ही लिखना होता है, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, कहता है लेवलिंग का खर्चा ऑब्वियसली अलाउेबल है, और डायरेक्टली वो ओवरहेड में वो ध्यान रहे कि डायरेक्ट कॉस्ट है इसलिए ऐड करेंगे, अलोकेटेड है नॉट अलाउेबल। बस वही नॉर्मल चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिखनी होती है, ज़रूरी नहीं कि आप ये सेम टू सेम लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब पूरे नंबर, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। तो आंसर में क्या आ रहा है, 19 पॉइंट, ये देख लीजिए, इन्होंने इन लैक्स लिखा है इसलिए 19,805 आ रहा है, तो आंसर हमारा मैच कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो हमारा 19.805 आ रहा था।
ओके, तो ये आपके पास में आंसर हो गया। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 यहाँ पे आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 10 अब आप कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 12 में ज़्यादा पॉइंट थे, 10 में ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 10, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंस दे रखे थे, मटेरियल वगैरह का, सारी चीज़ें क्लियर है। लोन का भी पॉइंट है यहाँ पे, देख लीजिए। तो लोन का इंटरेस्ट ले लीजिएगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना, केवल और केवल कंस्ट्रक्शन पीरियड जितना, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके पास में हो जाता है। तो सिंपल सेम क्वेश्चन है, तो आप अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिक्कत आती है तो मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखना था, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करने के लिए हम एक काम करके इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, ताकि आप इलस्ट्रेशन नंबर 10 को जो है आप क्या कर पाए सर, प्रैक्टिस कर पाए। इलस्ट्रेशन 10 को प्रैक्टिस करिए, उसके बाद इलस्ट्रेशन 1 भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद हमारे पास में जो आपके पास में ये चैप्टर है उसका लास्ट पॉइंट आपके पास में बचेगा, और जिसके लिए हमें 3 आपके पास में क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। चलिए।